नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद इस साल की पहली वीडियो हम कर रहे हैं। आज बात करेंगे कोरोना वैक्सीन और उससे उत्पन्न कंट्रोवर्सी, साथ ही बात करेंगे इस बजट में हमारे स्वास्थ्य के लिए और टीकाकरण के लिए क्या क्या है। चलो, वित्त मंत्री ने कोरोना महामारी के संदेश को सही तरीके से लिया और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट के आवंटन को 2020-21 के 94,452 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2021-22 में 2,23,846 करोड़ कर दिया। 137% बढ़ोतरी के साथ स्वास्थ्य क्षेत्रों में बजटीय आवंटन को 2% से ऊपर कर दिया। देशवासियों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन मिल सके, इसके लिए सरकार ने बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या 135 करोड़ लोगों को 35,000 करोड़ रुपए की रकम से देश भर में टीकाकरण किया जा सकता है? जबकि एक डोज की कीमत 1,000 रुपये हो तो 2 डोजों के लिए 2,000 रुपये आवश्यक हैं। अतः सरकार को 2,70,000 करोड़ की जरूरत होगी। सरकार इस आवंटित राशि से सभी का टीकाकरण नहीं कर सकती है। विशेष मूल्यों पर सभी कंपनियां भी अगर कुछ करोड़ डोज दे दें तब भी नहीं। सवाल यह भी है कि खुले बाजार में वैक्सीन की बिक्री शुरू होने के बाद सरकार लोगों को खुद वैक्सीन खरीदकर लगवाने की छूट दे सकती है। भारत में कोविड-19 के खिलाफ विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। टीकाकरण के इस दौर में एक बड़ा विवाद जब आया जब दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने स्वदेशी कोवैक्सीन को लगाने से इनकार कर दिया। आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने इस मामले में मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में यह भी मांग की गई कि उन्हें सिर्फ ऑक्सफोर्ड द्वारा निर्मित वैक्सीन कोविशील्ड दी जाए। कोविशील्ड जहां असल में ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेन का संस्करण है, वहीं कोवैक्सीन पूरी तरह भारत की अपनी वैक्सीन है, जिसे स्वदेशी वैक्सीन भी कहा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 3,81,000 से ज़्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। इसी बीच अब तक लगभग 600 लोगों की टीका लगने के बाद एडवर्स इफेक्ट, प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है। हर उस व्यक्ति को जिसे यह वैक्सीन मिलेगी, उसकी ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की जाएगी और उसका मेडिकल फॉलोअप भी होता रहेगा। इन सब बातों के पीछे के तथ्यों को जानने के लिए आइए अब मिलते हैं आज के मेहमान पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल, जो टेडेक्स स्पीकर भी हैं। उन्हीं से बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज हम बात करते हैं कि जो एक कंट्रोवर्सीज आ रही हैं कि जो एक कोविड का नया वेरिएंट आ रहा है, उस वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है कि यह यूरोप में बहुत तेजी से फैल रहा है, यह अफ्रीका में बहुत तेजी से फैल रहा है, कुछ इसके सिम्टम्स अमेरिका में भी देखे गए और कुछ अब इंडिया में भी ब्रिटेन के थ्रू आ गए हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट्स बंद है। तो उन के बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आप समझ लें, आपके पास में सिर्फ 2 ही चॉइस है, तीसरी चॉइस नहीं है। या कोरोना ले लो या वैक्सीन ले लो। यू हैव नो चॉइस। या आपको कोविड होगा या वैक्सीन लगेगा। वैक्सीन भी एक प्रकार से लोकलाइज्ड कोविड मसल है, मसल का कोविड है, जो कि प्रोग्राम्ड है, आपके कंट्रोल में है। और अगर आपको अनकंट्रोल्ड कोविड चाहिए तो लंग के माध्यम से आप फेफड़ों वाला कोविड ले लो, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इसलिए आज की डेट में वैक्सीन तो बहुत जरूरी है। जहां तक म्यूटेशन का सवाल है, हर महीने 2 म्यूटेशन होने निश्चित है। जो ओरिजिनल वायरस आया था चाइना का, आज वो वायरस नहीं है, टोटली म्यूटेट हो चुका है। तो जब भी आप वैक्सीन बनाओगे तो उसके 2 महीने बाद वायरस फिर म्यूटेट हो जाएगा। और ये अक्सर होता है। म्यूटेशन तो फ्लू के वायरस में और ज्यादा होते हैं। तो अल्टीमेटली यही होगा, साल में एक वैक्सीन बनेगा और लेटेस्ट म्यूटेशन का वैक्सीन बनेगा। एक चीज याद रखिए, जब आप वैक्सीन लेते हो तो वैक्सीन इज लाइक ए कार की सीट बेल्ट। ये आपको मरने से बचाता है, सीरियस इंजरी से बचाता है। आप आज कोई भी वैक्सीन लीजिए, जितने मर्जी वेरिएंट स्ट्रेन्स आ जाएं,
वैक्सीन आपको सीरियस इलनेस या मरने नहीं देगा। अगर आप बोलोगे कि मेरे को बीमारी ना हो, 60%, 60%, 70% काम करेगा। लेकिन अगर आप बोलो कि मुझे बीमारी दे दे लेकिन मुझे मरने मत दे, मुझे सीरियस कोरोना ना दे, तो कोई भी वेरिएंट आ जाए वैक्सीन काम करेगा। एंड दैट्स व्हाट वी वांट। सो आज के डेट में जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उससे सीरियस कोरोना नहीं हो रहा, हल्का कोरोना हो रहा है। सो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस वेरिएशंस। हैव यू एवर टॉक्ड अबाउट, जब आप फ्लू का वैक्सीन लेते हो, कि कौन सा म्यूटेशन चल रहा है, कौन सा वायरस चल रहा है? आप निमोनिया का वैक्सीन लेते हो तो पूछते हो कि अभी ये स्ट्रेन कौन सी चल रही है? चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास चॉइस नहीं है, आप वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन की एफिशिएंसी लोग कहते हैं 60%, 70%, मैं कहता हूं 100% है इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ सीरियस इन्फेक्शन, जो मुझे चाहिए। अगर मेरी हल्की बीमारी होती है, आई डोंट केयर। डॉक्टर साहब, क्या कोविड-19 का जो अब वैक्सीन आया है वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी जो 16 तारीख से लॉन्च हुआ है, क्या ये सेफ है? क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं इस वैक्सीन को लेकर और लोग सोच रहे हैं कि शायद ये ओपन हिट एंड ट्रायल है, क्योंकि इन्होंने स्टेज 3 को ओवरलुक करके लोगों को सीधा वैक्सीन देना शुरू कर दिया, जिसके इफेक्ट्स अब प्रतिकूल भी नजर आ रहे हैं। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। लेट्स टेक वन बाय वन। कोविशील्ड इंडिजिनस वैक्सीन नहीं है, ये इंग्लैंड का वैक्सीन है, अंडर लाइसेंस आप बना रहे हो। इट इज समथिंग लाइक अमेरिका की कार को आप इंडिया में बनाओ लेकिन ब्रांड वो अमेरिका की ही है। सो इंडिया के अंदर में आप इंग्लैंड का वैक्सीन लाइसेंस के अंदर बना रहे हो। टेक्नोलॉजी सारी इंग्लैंड की है और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर में है, और इसका एक टेक्नोलॉजी जो है वो वेक्टर बेस्ड है, स्टैंडर्ड टेक्निक है, इसलिए वो पूरे ट्रायल के साथ में सेफ्टी लेकर आया है। कोवैक्सीन एक मरा हुआ वायरस है कि वायरस को मारो, कोवैक्सीन तैयार हो गया। उसमें आप ये जो कह रहे हो हमें स्टेज 3 ट्रायल चाहिए, कोवैक्सीन जहां पे किल्ड वैक्सीन होते हैं, इसे हम ब्रिजिंग वैक्सीन बोलते हैं। ब्रिजिंग वैक्सीन का मतलब होता है जब आपको कोई वैक्सीन ना मिले तो आप किल्ड वैक्सीन बना दो, जो कि 1 महीने में बन सकता है। मेरे हिसाब से तो कोवैक्सीन 15 अगस्त को इनको लॉन्च कर देना चाहिए था। इन्होंने बहुत लेट लॉन्च किया कि 3rd फेज का ट्रायल नहीं हुआ, 4th फेज का ट्रायल नहीं हुआ। पेंडेमिक में ट्रायल्स नहीं देखे जाते। अगर कोई आदमी मेरे साथ में मर रहा है तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं इसको बचाऊं कि नहीं बचाऊं, पहले बताओ लिटरेचर में कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर वो बचेगा तभी मैं उसको बचाने की कोशिश करूंगा। सो जो कोवैक्सीन किल्ड वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, वो बिल्कुल सही टाइम पे भारत में एंटर हुआ है। क्योंकि उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है तो कोई भी ये वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि जो कंट्रोवर्सी लोगों ने बोला कि डॉक्टरों ने बोला कि हमें ये क्यों लगाया जा रहा है, वो उनकी मर्जी थी। दे कुड हैव रिफ्यूज्ड एंड दे कुड हैव गॉन वॉक्ड इनटू एनी अदर हॉस्पिटल जहां पे कोविशील्ड मिल रहा है। आज की डेट में भी मेरे को जो वैक्सीन चाहिए, आई कैन चूज ए सेंटर एंड गेट इट डन। सो आई डोंट थिंक सो कोई आदमी को फोर्स किया जा रहा है, वो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी थी, मैं उसको मानने को तैयार नहीं हूं। आज की डेट में जहां तक सेफ्टी का सवाल है, कोई भी वैक्सीन आप ले लो, सबसे ज्यादा अनसेफ वैक्सीन शिंगल्स का वैक्सीन है। वो भी लोग लगवाते हैं, उसकी भी रिएक्शंस होती हैं। क्योंकि आप एडल्ट हो तो वैक्सीन लगाने से पहले सबसे पहले आपने अपने डॉक्टर से पूछना है कि मैं वैक्सीन लगवाने जा रहा हूं, कहीं डर के मारे मेरे को वेसोवेगल तो नहीं हो जाएगा। तो वेसोवेगल अगर होगा तो आप वैक्सीन को बोलोगे मेरे को लेट के लगाओ और मेरे को वैक्सीन लेने से पहले अच्छे से हाइड्रेट कर दो, आपको वेसोवेगल नहीं होगा। फिर आप अपने आप से पूछोगे मेरे को कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं होगी। भारत में 10% लोगों को एलर्जी है और एलर्जी होगी और जरूर होगी। अगर आपको एलर्जी है और वैक्सीन लगाओगे तो एलर्जिक रिएक्शंस आपको आएंगी, क्योंकि आप एक फॉरेन बॉडी को आप क्या हर बारी, तो उस सिचुएशन के अंदर में आप क्या करोगे, आप अपने डॉक्टर से बात करोगे मेरे को एलर्जी की संभावना है तो मैं क्या करूं। वो आपको बोलेगा मोंटेलुकास लेके जाओ, H1 ब्लॉकर लेके जाओ, H2 ब्लॉकर लेके जाओ। और अगर आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, जैसे हम पेनिसिलिन का टेस्ट करते हैं, वैसे ही आप कोविड का टेस्ट करा लो। जिसे पहले स्क्रैच टेस्ट बोलते हैं, फिर इंट्राडर्मल टेस्ट करते हैं।
अगर वो नेगेटिव है तो वैक्सीन लगा लो। तीसरा, कहीं मेरे को एंजाइटी के कारण से मेरी दिल की धड़कन तो नहीं बढ़ जाएगी? ये तो आपको वैसे भी मालूम होगा। अगर आप बोलते हो कि मैं 4 कदम चलता हूं मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, अगर आप बोलते हो कि मैं 100 कदम नहीं चल सकता, तो उस सिचुएशन में वैक्सीन में लोगों को टेकिकार्डिया होगा। अपने डॉक्टर से बात करो कि भाई मेरे को टेकिकार्डिया होता है, तो डॉक्टर आपको बोलेगा वैक्सीन लगाने से पहले आप बीटा ब्लॉकर या इवापेराडिन लेके जाओ, ताकि आपकी पल्स बढ़े भी तो आप उसको सहन कर सको। चौथा, आप अपने आप से पूछो, मैं हार्ट का पेशेंट हूं, मेरे को ब्लॉकेजेस हैं, मेरे को एंजाइना है, मेरे को बाईपास हो चुका है, मेरे को स्टेंट लग चुके हैं, मेरे को डायबिटीज है, मेरे को ब्लड प्रेशर है। तो आप ये पूछोगे कि भाई जब मेरे को वैक्सीन लगेगा और वैक्सीन जब एंटीबॉडीज बनाएगा तो अंदर लड़ाई होगी, तो वो थोड़ा सा मेरे को इम्यूनो इन्फ्लेमेशन करेगा। तो अगर मेरे को इम्यूनो इन्फ्लेमेशन करेगा तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप अपनी दवाइयां बंद मत करिए, एस्पिरिन की गोली खा के जाइए, कॉल्चिसिन की गोली खा के जाइए, स्टैटिन की गोली खा के जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। याद रखिए, आज की डेट में वैक्सीन इज नॉट ए टॉफी कि गए और ले लिया। बिकॉज यू आर एडल्ट वैक्सीनेशन, यू मे बी एट हाई रिस्क। वैक्सीन इज नथिंग बट ए स्मॉल कोविड। और अगर आप हल्का सा कोविड अगर आप सहन नहीं कर सकते, तो बड़ा कोविड अगर हमें एक्चुअल में हो गया तो कैसे सहन करोगे? सो आज के डेट में इंडिकेशन, अगर आप प्रिकॉशंस लेके जाओगे तो कोई आदमी मरना नहीं चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी बात से 2 बातें उठ के आई हैं। पहली बात कि भारत में कोविड-19 के लिए कौन सी वैक्सीनेशन को हमने अप्रूव किया है, वो अगर पता चल जाए। जैसे कि अभी लग रहा था ये 3 या 4 हो गई हैं, तो मेरी निगाह में शायद 2 ही हैं। भारत में 2 वैक्सीन अभी अप्रूव्ड हैं। वो इमरजेंसी अप्रूव्ड है कि अप्रूव्ड है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखेंगे जो ट्रीटमेंट के लिए आधी से ज्यादा दवाइयां अभी भी इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव्ड है। प्लाज्मा थेरेपी अभी भी इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव्ड है, आप यूज कर रहे हो। रेमडेसिविर है, इतनी सारी दवाइयां भारत के अंदर में इमरजेंसी यूज का मतलब ये नहीं है कि अप्रूवल नहीं है। अप्रूवल है तभी तो मार्केट में आई है। ये टर्मिनोलॉजी है। वो दोनों कौन से? कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, 2 वैक्सीन आज की डेट में अप्रूव्ड हैं। आपकी चॉइस है, जो आपको लेनी है आप ले सकते हो। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये हो गई थी कि कोवैक्सीन के अप्रूवल पे क्यों उठ रहा है सवाल? कोवैक्सीन के ऊपर में सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमेशा से एफिकेसी वाइज वेक्टर विल ऑलवेज बी बेटर, मोर एंटीबॉडी प्रोटेक्शन देन कोवैक्सीन। जब किल्ड वैक्सीन का, जब मेरे पास में चॉइस है बिटवीन द टू, देन आई नो कौन सा वैक्सीन किस में इस्तेमाल करना। अगर कोई हाई रिस्क है, बूढ़ा है, फ्रेल है, हाई रिस्क है, जिसमें मुझे कम एंटीबॉडीज चाहिए, मुझे रिएक्टोजेनिसिटी कम चाहिए, उसको मैं कोवैक्सीन दूंगा। और अगर कोई आदमी यंग है, अगर वो आदमी रिएक्टोजेनिसिटी कोई साइड इफेक्ट्स को बियर कर सकता है, तो मैं उसको कोविशील्ड दूंगा। तो यंगर पॉपुलेशन जो डॉक्टरों की थी, उनको कोविशील्ड ही लगना चाहिए था, बिकॉज वो यंग है, उनको कोई बीमारी नहीं है। जिनको अंदरूनी बीमारी है तब मेरे को किल्ड वैक्सीन चाहिए। अब याद रखिए, अगर आप इसको कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं तो फिर रेबीज का वैक्सीन क्यों लगवाते हैं आप? वो भी कोवैक्सीन, वो भी किल्ड वैक्सीन है। रेबीज के वैक्सीन में और कोवैक्सीन में कोई फर्क नहीं है। लेकिन कोवैक्सीन जो किल्ड वैक्सीन होता है, कई बारी मल्टीपल डोज देनी पड़ती है। जैसे रेबीज में 5 इंजेक्शन लगते हैं, उसी प्रकार से किल्ड वैक्सीन को हो सकता है 2 के बाद में पता लगे कि 1 वैक्सीन की और जरूरत है। तो जो लोग सिक होते हैं, फ्रेल होते हैं, हाई रिस्क होते हैं, उनको हम हमेशा किल्ड वैक्सीन को प्रेफर करते हैं कि भाई सेफ है, लोग इसको बियर कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1-2 वैक्सीन एक्स्ट्रा लग जाएंगे। हर एक की अपनी मेरिट है। यंगर पीपल, मैं आज भी कहता हूँ, इफ यू आर यंग 30, 40, 50 के अंदर में आपको कोई बीमारी नहीं है, एंड इफ यू हैव ए चॉइस, गो फॉर कोविशील्ड। बट इफ यू आर एन एल्डरली पर्सन, इफ यू हैव ए चॉइस, गो फॉर कोवैक्सीन। हर एक की अलग अलग एक मेडिकल इंडिकेशन है। तो ये इसीलिए सरकार ने क्या बोला है, मैंडेटरी नहीं है। और आज की डेट में यू हैव ए चॉइस। जिस अब हर अस्पताल में मालूम है, यहाँ कोवैक्सीन मिल रही है, यहाँ पे कोविशील्ड मिल रही है। अगर आप बोलोगे कि मेरे अस्पताल में दोनों अलाउ करो, ये शायद पॉसिबल ना हो। तो जिसमें कोविशील्ड मिल रही है वहां जाके लगवा लो आप जाके।
सो डॉक्टर साहब, ये इन दोनों में से असरदार कौन सी है, आप क्या समझ रहे हैं? एक 15 दिन से ज्यादा का टाइम हो चुका है, तो आपको क्या लग रहा है, उसका असर कैसा नजर आ रहा है? अगर मैं 3 वैक्सीन में कंपेयर करूं, पहला वैक्सीन है मॉडर्ना और फाइजर का, वो सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट करेंगे। नंबर 2 पे कोविशील्ड आएगी, नंबर 3 पे कोवैक्सीन आएगी। उसके हिसाब से ये 3 इस ढंग से आएंगे, लेकिन 100% तीनों इफेक्टिव होंगी इन टर्म्स ऑफ सीरियसनेस को बचाना और मरने नहीं देना। देखिए, तीनों की एफिकेसी बराबर है इन टर्म्स ऑफ आप मरोगे नहीं, आपकी बीमारी सीरियस नहीं होगी। अगर मैं मान के चलो कि कोवैक्सीन में ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आपकी एंटीबॉडीज जल्दी खत्म हो जाए कंपेयर टू कोविशील्ड, उस सिचुएशन में आपको एक बूस्टर डोज की जरूरत पड़े। लेकिन आज की डेट में एक मेडिकल डॉक्टर ही बताएगा आपको कौन सा वैक्सीन लगना चाहिए। मैं तो कम से कम, मेरे को तो रोज 100-150 फोन आते हैं एंड आई गाइड देम। किसी को मैं बोलता हूँ कोवैक्सीन लगाओ, किसी को बोलता हूँ कोविशील्ड लगाओ, वो मेरी चॉइस है बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल पर्सन। आई डोंट थिंक सो कि आदमी डिसाइड कर सकता है कि मेरे को कौन सा वैक्सीन लगना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे आप है, जैसे हाँ, आप हो, आप जी। यंग हो, आप कंपैरेटिवली हेल्दी हो, बिस्तर पे नहीं हो, सो यू कैन टॉलरेट कोविशील्ड रिएक्टोजेनिसिटी मच बेटर, तो आई विल से टू यू कोविशील्ड लगवा लो। ठीक है, आपकी माता पिताजी, नाना नानी, दादा दादी होते तो मैं उनको बोलता उनको कोवैक्सीन लगवा दो। ओके दैट्स हाउ वी चूज, दैट्स हाउ वी डॉक्टर, चूज। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर मुझे ये इंजेक्शन लगवाना है तो उसको रजिस्टर कैसे करें, क्या ये मुफ्त मिलेगा या कुछ ये पैसा लेंगे? ये भी एक कंट्रोवर्सी का पार्ट है। हाउ डज इट मैटर? सबसे पहले सरकार को प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर देना चाहिए कि हाई रिस्क पेशेंट्स को आप लगाओ, ताकि लोग पैसा देके, सरकार में वैक्सीन फ्री है लेकिन हाई रिस्क पेशेंट को जो डर लग रहा है उन्हें प्राइवेट सेक्टर ज्यादा मैनेज कर सकेगा। दे विल बी एबल टू गिव देम ए कंफर्ट एंड मेक श्योर उनको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। दैट्स वन। नंबर 2 है, देयर इज अ टॉप 20 पॉपुलेशन इन एवरी कंट्री। इंडिया की जो टॉप 20 पॉपुलेशन है वो पूरे अमेरिका के बराबर है, हु कैन अफोर्ड। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको आप प्राइवेट सेक्टर में अलाउ कर दो, और 2 महीने में कम से कम 2-3 वैक्सीन इंडिया में और आ जाएंगे। और जो नए वैक्सीन आएंगे मोस्ट लाइकली सरकार उनको नहीं खरीदेगी, प्राइवेट सेक्टर में अलाउ करेगी। जैसे ही वो आ जाएंगे, ये टॉप 20 पॉपुलेशन जो है वो अपने आप को, टॉप 20 का मतलब है जिनको रिम्बर्समेंट है, ऑफिसेस हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, ये 20% पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली लोग खरीद के इसको लगा लेंगे। और महीना 1.5 महीना नोवानॉक्स भी आ जाएगा इंडिया में, स्पुतनिक भी आ जाएगा। स्पुतनिक तो शायद महीने भर में आ जाए, और अगर स्पुतनिक वाला आ गया जो डॉक्टर रेड्डीज ला रहे हैं, दे आर फेमस फॉर ब्रिंगिंग इट वेरी चीप। उनकी तो आदत है कि सस्ते में मेडिसिन लाना, दे ऑलवेज लॉन्च एज द चीपेस्ट वैक्सीन। सो मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर में, और जो 5 सितारा वाली कम्युनिटी है उनके लिए फाइजर आ जाएगा, मॉडर्ना आ जाएगा यहाँ पे, तो वैक्सीन की कमी नहीं रहेगी। और सरकार को इतने वैक्सीन लगाने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ 50% लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है, आपको 10% पॉपुलेशन को लगाना है, और सरकार का एम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना है। सरकार का एम 100% पॉपुलेशन को लगाने का ना है, ना उनको लगाने की जरूरत है। तो सरकार को 30 करोड़ लोगों की, सरकार की इंटरनल कमिटमेंट है। जिस दिन वो हो गया, ये बीमारी हमारी कंट्री से निकल जाएगी। जहां तक सवाल है बजट का, शुरू में सीरम इंस्टीट्यूट ने बोला था कि 85,000 करोड़ भारत को तैयार रखने चाहिए वैक्सीन के लिए, तब हम पूरे इंडिया को कवर कर सकेंगे। वो 85,000 करोड़ उन्होंने 1,000 रुपए के वैक्सीन की कॉस्ट से बताए थे। अगर ये वैक्सीन अब 200 रुपए का हो गया है, तो 65,000 या 85,000 करोड़ को 5 से डिवाइड कर दो, तो 16,000 करोड़ होते हैं। सरकार ने उससे डबल पैसा रखा है, तो पैसों की कमी नहीं है। मेरे को नहीं लगता 35,000 करोड़ भी खर्च होंगे वैक्सीन के ऊपर में। दैट्स वन। नंबर 2, ये जो वैक्सीन आए हैं,
ये सेकेंड लॉट में सस्ते होते चले जाएंगे। याद रखिए, पहला लॉट महंगा बिकता है, दूसरा लॉट और सस्ता बिकता है, तीसरा लॉट और सस्ता बिकता है। अभी आपने 200 रुपए में खरीदा है, दूसरा लॉट आप 150 में खरीदोगे, ठीक है। अगर आपने 150 में खरीदा और इधर से स्पुतनिक ने 100 रुपए में लॉन्च कर दिया इंडिया के अंदर में, रिमेंबर रशिया और डॉक्टर रेड्डीज कॉम्बिनेशन इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, इट्स नॉट ऑक्सफोर्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट कॉम्बिनेशन। रशिया भी सस्ता है, सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी वहां मिलती है, और डॉक्टर रेड्डीज की भी है। इनका वैक्सीन अगर 100 रुपए में आ गया तो सीरम इंस्टीट्यूट को 90 रुपए में लाना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं बिकेगा। रिमेंबर, स्पुतनिक का वैक्सीन की एफिकेसी ऑक्सफोर्ड से ज्यादा है जो ट्रायल्स आ रहे हैं। सो अगर स्पुतनिक वाला इंडिया में आ गया, लोग उसकी तरफ भागेंगे। जब उसकी तरफ भागेंगे, वो 200 रुपए का 90 रुपए में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली तो ये वैक्सीन 50 रुपए में आएगा, आप रोक नहीं सकते इसको। जिस दिन ये 50 रुपए में आएगा, पूरी दुनिया अपने आप लगवा लेगी। काहे को लोग डिपेंड करेंगे सरकार के ऊपर में? वेरी ट्रू, ये आएगा, यू हैव नो चॉइस। जो वैक्सीन वार आने वाली है, so there is going to be vaccine war, प्राइस वार होगा, प्राइस गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे। ये मेडोर्ना वाले और जो फाइजर वाले हैं, इंडिया में तो उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, उनकी कॉस्ट तो कवर हो गई ना, जितना कमाना था कमा लिया। अगर तो वो इंडिया में 100 रुपए का भी बेचेंगे तो उनको फायदा ही है ना। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा जंग वाली बात, कोरोना वैक्सीन को लेकर फार्मा कंपनियों के अंदर अभी हमने लोगों ने देखा कि जंग हो गई। पर एक आध दिन पहले मैंने एक ट्विटर पे देखा कि अब उनकी दोस्ती हो गई। तो ये मामला क्या है कि ये पहले जंग हो जाती है, अचानक से ये दोस्त बन जाते हैं? देखिए, दोस्ती तो सरकार करवाती है कि अगर आप दोस्ती नहीं करोगे हम सारा ऑर्डर विड्रॉ कर लेंगे, तो दोस्ती हो जाती है। दोस्ती तो फियर से होती है, सामने से दिखावे के लिए होती है। ये तो सरकारें कराती है या मार्केट कराती है दोस्ती। अंदर से तो हर आदमी चाहता है कि दूसरे को गिराऊं तो मैं ऊपर जाऊं। ये क्रैब मेंटालिटी तो पूरे वर्ल्ड के अंदर में है। देखिए, 100 कंपनियां अगर वैक्सीन बनाएंगी तो 7 उसमें से सक्सेसफुल होंगी। टोटल पूरे वर्ल्ड में 14 वैक्सीन अल्टीमेटली सर्वाइव करेंगे। अगर 14 वैक्सीन को अल्टीमेटली आपस में सर्वाइव करना है तो वैक्सीन वार होगी। वैक्सीन वार का प्रिंसिपल क्या होता है? कन्विंस करो डॉक्टरों को या पब्लिक को, नहीं करो तो कंफ्यूज करो। डॉक्टर साहब, आप डीएमए जी कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा कि या कन्विंस करो कि मेरा वैक्सीन अच्छा है, नहीं तो कंफ्यूज करो कि दूसरा वाला खराब है। वैक्सीन वार हो गई। सो ये कंट्रोवर्सी क्रिएटेड थी, इन एक्चुअल में नहीं थी। नहीं, देखिए ऐसा है, अगर पब्लिक खरीदेगी या सरकार डिसाइड करेगी कौन सा वैक्सीन लगना है तो कंट्रोवर्सीज आएंगी। लेट योर ट्रीटिंग डॉक्टर डिसाइड कि आपको कौन सा वैक्सीन चाहिए। डॉक्टर साहब, आप डीएमए के प्रेसिडेंट भी रहे, आईएमए के भी रहे, और बहुत अच्छे प्रोफेशनलों में आपका नाम आता है। अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स की डेथ रेट्स को लेकर और डॉक्टर्स की जो डेथ नंबर्स आए हैं उस पर गवर्नमेंट का, केंद्रीय मंत्री का, संसद का और फ्रंटलाइन वर्कर्स की एसोसिएशन में काफी नंबरों में हमने देखा कि कोई एक जैसा नहीं है। और केंद्र सरकार ने अभी राज्यसभा में भी जैसे कहा कि जो हमारे डॉक्टर्स फ्रंटलाइन के हैं उनकी डेथ हुई है 162 लोगों की, जबकि आपके डॉक्टरों का जो संगठन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनका कहना है कि अब तक जो कम से कम 734 डॉक्टरों की कोरोना के इलाज में मौत हो चुकी है। तो इनके फिगर्स ना मिलने की वजह से भी एक नई कंट्रोवर्सी आ गई। हाँ, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डेफिनेशन। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर डेफिनेशन। अगर आप कोरोना से 7 दिन के बाद तो कोरोना नहीं रहा ना, वायरस मर गया मेरी बॉडी में। तो अगर आप 8वें दिन मरे तो वायरस तो नहीं है मेरी बॉडी में, तो ये तो पोस्ट कोरोना डेथ हुई, कोरोना डेथ तो नहीं मानी जाएगी। अब आपके ऊपर में है कि किसको मान रहे हो डेफिनेशन में। सो एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो ना। तो सरकार की डेफिनेशन है कोरोना डेथ मीन्स जब आपका कोरोना वायरस पॉजिटिव है, पॉजिटिव वायरस में डेथ हुई है तो रेट कम है। अगर आप 1 महीने बाद मरे तो फिर आप कोरोना में नहीं इंक्लूड कर रहे। तो ये तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना कि विद इन 3 मंथ्स डेथ को इंक्लूड कर रहे हो कि 1 महीने की डेथ को इंक्लूड कर रहे हो। अब ये जो 700 लोग मरे हैं डॉक्टरों के अंदर में,
वो डेथ है सारी जो कोरोना के बाद मरे हैं, 9 महीने के अंदर अंदर। सरकार कहेगी हम सिर्फ कोरोना की डेथ वो मानेंगे जो 1 महीने में मरे या 15 दिन में मरे उसके साथ में। तो ये कंट्रोवर्सी चलती रहेंगी, स्टैटिस्टिक्स चलती रहेगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि मैंने आपकी तनख्वाह 25,000 रुपए दी है, ठीक है, तो आप उसको ये भी बोल सकते हो कि मैंने आपकी तनख्वाह 25 लाख पैसे दिए। तो ये तो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर में ना, रुपए को पैसे में बोल दो। सो आई डोंट एग्री विद नंबर ऑफ डेथ्स। यस, देयर आर मोर देन 700 डेथ्स, बट वो डेथ्स को, अब जैसे फॉर एग्जांपल 13 डेथ्स वैक्सीन के बाद हो गई, मान लीजिए वैक्सीन के बाद हो गई, लेकिन सरकार बोलेगी कि 0 डेथ है, क्योंकि किसी की भी डेथ पहले दिन 4 घंटे में नहीं हुई या 1 घंटे में नहीं हुई। तो सरकार कहती है वैक्सीन की डेथ 1 घंटे में होनी चाहिए। अगर 24 घंटे के बाद डेथ हुई तो वही वैक्सीन रिलेटेड डेथ नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपकी डेफिनेशंस पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इलेक्शन हार गए, मान लें आपने इलेक्शन हार गए, आप क्या बोलोगे? नहीं, हमारी जीते नंबर ऑफ वोट्स हमें ज्यादा पड़े हैं। तो ये तो आपके ऊपर में, सोचने के ऊपर में ना, स्टैटिस्टिक्स को कैसे एनालाइज करते हो। अब ये देखते हैं डॉक्टर साहब कि सरकार इस बारे में आने वाले टाइम में फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स को लेकर किस तरह से उनको रिलीफ देती है और मैं उनको आपके माध्यम से देती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस करी है, सबसे पहले उनकी फैमिली को वैक्सीन लगा दो। उनके अंदर में, घर में किसी दूसरे को कोरोना नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ करो या ना करो, उन सबके घरों में पूरी फैमिलीज को, इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड फैमिलीज को, सबसे पहले कोरोना उनको लगना चाहिए। उसके अंदर में अगर किसी हेल्थ केयर वर्कर की जान गई है, ये पैसा दो ना दो, सबसे बड़ा दान होगा कि सबसे पहले आप उनको वैक्सीन लगा दो। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ। वेरी गुड। अभी आपने सुना डॉक्टर के अग्रवाल को, जो कि बीसी राय अवार्ड विनर रहे हैं। अगर आपको मेरा एपिसोड और डॉक्टर के अग्रवाल की राय पसंद आई है और लगता है कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सलूशन मिल गए हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखिएगा। और आपकी कुछ शंकाएं रह गई हैं तो उनको भी ज़रूर लिखिएगा। साथ ही लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि YouTube आपको हमारी सारी जानकारी सबसे पहले दे। नमस्कार।